डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में हम लोग सिंगल फेज एसी मोटर को देखेंगे। सिंगल फेज एसी मोटर क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कितने एचपी या कितने किलोवाट तक हम सिंगल फेज एसी मोटर को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कितनी वाइंडिंग होती है, सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, है सिंगल फेज एसी मोटर। तो हमें पता है कि जो मोटर होता है हमारा वह 3 फेज भी हो सकता है, सिंगल फेज भी हो सकता है। तो सिंगल फेज एसी मोटर कहने का मतलब यह है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी हम इसे कह सकते हैं। तो जो इंडक्शन मोटर होता है वह हमारा इंडक्शन के सिद्धांत या प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि स्टेटर पोल पर वाइंडिंग की जाती है, और स्टेटर पोल पर जो वाइंडिंग होती है वह 3 फेज वाइंडिंग होती है। उसको 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। और जो इसका रोटर होता है, 2 टाइप का रोटर यूज़ करते हैं हम इंडक्शन मोटर में। एक होता है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा होता है वाउंड रोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है कि उसमें हम वाइंडिंग का प्रयोग न करके उसके दोनों किनारों पर रिंग लगा होता है जो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, और उस रिंग पर रिंग के एक किनारे से दूसरे किनारे पर हम तांबे के छड़ या बार का यूज़ करते हैं जो कि वह शॉर्ट सर्किटेड होता है। और वाउंड रोटर क्या होता है? वाउंड रोटर हमारा कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। जो स्क्वायरल केज रोटर है इसका प्रयोग हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करेंगे, जो कि गिलहरी के पिजड़े की तरह होता है। या 2 प्रकार का हो सकता है, या सिंगल केज रोटर भी हो सकता है और डबल केज रोटर भी हो सकता है। तो जो सिंगल केज रोटर होता है यह एक कहरा पिजड़ा कहा जाता है इसको, जो कि गिलहरी के पिजड़े की तरह दिखता है। इसमें वाइंडिंग ना होकर शॉर्ट सर्किटेड तांबे के छड़ होती हैं, और दो छड़ के दोनों किनारों पर रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। और जो वाउंड रोटर होता है, वाउंड रोटर में हम वाइंडिंग करते हैं। वाउंड रोटर का बेसिकली जो उपयोग है वह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं, जिसके कह सकते हैं कि शाफ्ट पर अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो उसमें हम 1 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे। अगर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसमें 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा इंडक्शन मोटर है वह इंडक्शन या प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टेटर पोल पर जो वाइंडिंग की जाती है 3 फेज वाइंडिंग, जो बेसिकली हमारा स्टार में होता है, उसको 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। और रोटर हमारा जो होता है वह शॉर्ट सर्किटेड होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में। और 3 फेज सप्लाई देने पर हमें पता है कि किसी भी वाइंडिंग पर या किसी भी वाइंडिंग को हम 3 फेज एसी सप्लाई दें तो वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड को रोटेट कराने के लिए कम से कम 2 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगर हमें फील्ड को रोटेट कराना है, फील्ड को रोटेटिंग फील्ड हमें बनाना है, तो एटलीस्ट वी हैव नीड 2 फेज सप्लाई। 2 फेज सप्लाई। सिंगल फेज में हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिंगल फेज एसी मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। और जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तब तक हम उस मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं बना सकते। जो इंडक्शन मोटर है उसको हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, वह सेल्फ स्टार्ट होता है। जबकि आपका यह जो फील्ड रोटेटिंग या कह सकते हैं कि जो सिंगल फेज एसी मोटर है यह हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह अब जैसे नाम से पता चला सिंगल फेज एसी मोटर, वह एसी मोटर जिसमें सिंगल एक वाइंडिंग होता है, या कह सकते हैं कि वह एसी मोटर जो सिंगल फेज सप्लाई पे रन करती है उसे सिंगल फेज एसी मोटर कहते हैं। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई देने पर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सिंगल फेज एसी मोटर में, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह रिवॉल्विंग ना होकर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जबकि फील्ड होना क्या चाहिए, अगर हमें उस मोटर को या उस मशीन को सेल्फ स्टार्ट करना है तो सेल्फ स्टार्ट के लिए जो फील्ड हमें चाहिए वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
तो सिंगल फेज एसी मोटर कैसे सेल्फ स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जैसे सिंगल फेज एसी मोटर, अगर कोई आपसे पूछ दे सिंगल फेज एसी मोटर क्या होता है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम कह सकते हैं कि वह मोटर या वह प्रेरण मोटर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पे रन करती है या जो जिसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल फेज एसी मोटर। और सिंगल फेज एसी मोटर में क्या है कि यह हमारा सिंगल फेज सप्लाई लगभग 240 वोल्ट तक ऑपरेट करता है। तो जो सिंगल फेज एसी मोटर को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उनका 230 से 240 वोल्ट तक, जो हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई घर पे जो आती है वह 240 वोल्ट तक होती है। अब इसका जो रेटिंग है मोटर का, वह मोटर की रेटिंग चूंकि सिंगल फेज है तो इसकी रेटिंग बहुत कम होती है थ्री फेज की तुलना में, क्योंकि थ्री फेज में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वह अधिक होता है। सिंगल फेज में सिंगल वाइंडिंग होने के कारण इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी या धारा वहन क्षमता इसकी कम होती है। तो आइए देखा जाए कि सिंगल फेज एसी मोटर को हम कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे या सिंगल फेज एसी मोटर कैसे रन करेगा, या क्या क्या डिफरेंट मेथड है इसके स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को मैन्युफैक्चर करने के लिए या डेवलप के लिए। तो देखिए सिंगल फेज एसी मोटर भी आपको बताया गया, तो सिंगल फेज एसी मोटर 240 वोल्ट तक यूज होगा। अब सिंगल फेज एसी मोटर में क्या क्या चीजें होंगी, जैसे various method of starting and running of AC मोटर या सिंगल फेज एसी मोटर। सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर को कैसे स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग की कैसे स्थापना होगी उसको हम देखेंगे। तो इसकी तीन विधियां हैं। पहला होता है फेज स्प्लिट मेथड, फेज स्प्लिट मेथड, फेज स्प्लिट मेथड। दूसरा होता है हमारा बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटर, बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटर। तीसरा होता है शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। ये तीन विधियां हैं। इन तीन विधियों से हम सिंगल फेज एसी मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग या रनिंग के केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहली विधि क्या है, फेज स्प्लिट मेथड। दूसरा है बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटर। तीसरा शेडेड पोल मोटर सॉरी। तो फेज स्प्लिट मेथड क्या होता है, फेज स्प्लिट मेथड में हम कह सकते हैं कि चूंकि जैसे नाम से पता चला कि सिंगल फेज एसी मोटर है तो इसमें सिंगल वाइंडिंग होगा। अब सिंगल वाइंडिंग है, देखिए यह सिंगल वाइंडिंग है। अब इसको हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया हमारा, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। तो सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें किस फील्ड की आवश्यकता होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एसी सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। एटलीस्ट वी हैव नीड टू फेज सप्लाई फॉर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर फेज स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं कि जो उसकी वाइंडिंग होती है उसकी वाइंडिंग को हम दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं। एक होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग जिसे मेन वाइंडिंग कहते हैं, और दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो फेज स्प्लिट मेथड में क्या होगा, पहले हम देख ले फेज स्प्लिट मेथड। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है कि फेज स्प्लिट मेथड, तो फेज स्प्लिट मेथड में कोई भी मोटर है, मान लीजिए फेज स्प्लिट मेथड में, तो इसकी वाइंडिंग को जैसे नाम से पता चला है कि दो वाइंडिंग, जैसे वाइंडिंग है तो वाइंडिंग को हम क्या करते हैं कि दो भाग में स्प्लिट कर देते हैं, वाइंडिंग को दो भाग में हम बांट देते हैं। एक वाइंडिंग हमारा कहलाता है मेन वाइंडिंग जिसे हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। जैसे ही मोटर हमारा स्टार्ट हो गया और अपनी स्पीड को प्राप्त कर लिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है हमारा मेन सर्किट से ब्रेक हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो आपका रनिंग वाइंडिंग है, तो रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है मेन वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग के जो होता है वह सोर्स के
पैरेलल आपका जुड़ा होता है, डायरेक्ट सोर्स के साथ जुड़ा होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ हमारा जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इसका जो सर्किट होगा, जो सर्किट की डायग्राम होगा उसका हम देख लें। यह आपका रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग हो गया, बीच में आपका रोटर होगा, और फेज स्प्लिट मेथड में जो रोटर हम यूज करते हैं वह स्क्वायरल केज रोटर होता है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। स्क्वायरल केज रोटर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह रोटर है, और यहाँ पे जो आपको यह सर्किल की तरह दिख रहा है, यह शॉर्ट सर्किटेड तांबे की छड़ है। और दूसरा होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है। यह हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। यह सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई इसको दे दिया गया। यह हमारा मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग हो गया आरएम। यह हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया आरएस। यह बीच वाला भाग जो है यह हमारा रोटर है, यह रोटर हो गया। और यह हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो देखिए क्या हो रहा है कि चूंकि हमारा मोटर सिंगल फेज एसी मोटर था, तो सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके हम वाइंडिंग को क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए, दो बराबर भागों में बांट दिए। अब दो बराबर भाग में बांटने पर एक वाइंडिंग, एक भाग हमारा क्या कहलाता है, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, और दूसरा भाग हमारा कहलाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग जो है यह डायरेक्ट हमारे सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है यह हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। यह बीच में देख रहे हैं, चूंकि ये हमारा फेज स्प्लिट मेथड से में जितने रोटर का हम यूज करेंगे वहां पे हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है। तो यह आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेज स्प्लिट मेथड में या फेज स्प्लिट मोटर में किस प्रकार के रोटर का यूज होगा, तो वह होगा हमारा स्क्वायरल केज रोटर। जैसे यहाँ पे यह स्क्वायरल केज रोटर है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, अब जो हमारा किसी भी आर्मेचर कोर पर या जब हम स्लॉट पे वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो वाइंडिंग में दो वाइंडिंग हो गया सिंगल फेज एसी मोटर में, एक हो गया रनिंग वाइंडिंग, दूसरा हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग होता है यह खांचों के अंदर हम स्थापित करते हैं, जिसकी गहराई अधिक होती है, या कह सकते हैं कि अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है वह रनिंग वाइंडिंग होती है, जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है वह हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो जो रनिंग वाइंडिंग होता है, यह आपका जो रनिंग वाइंडिंग है यह मोटे तार का होता है। रनिंग वाइंडिंग यह मोटे तार का होता है, जिसका इसकी गहराई अधिक होती है, गहराई अधिक होती है, यानी यह अंदर वाली वाइंडिंग होती है। इसका जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, और प्रेरकत्व मान जो इसका होता है यह अधिक होता है। प्रेरकत्व मान जो रनिंग वाइंडिंग है उसका अधिक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो रनिंग वाइंडिंग होता है, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार का बना होता है। रनिंग वाइंडिंग को हम आर्मेचर कोर में या जिस स्लॉट पे स्थापित करते हैं वह अंदर वाली वाइंडिंग जो होती है वह हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है, जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। अब उसकी गहराई अधिक होने के कारण उसका प्रतिरोध मान कम होता है, प्रेरकत्व मान अधिक होता है। अब दूसरा हमारे पास है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की क्या क्या विशेषता है इसको देख लिया जाए। स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, यह पतले तार का होता है, इसकी गहराई कम होती है, गहराई कम होती है, इसका प्रतिरोध अधिक होगा, अधिक होगा, अब प्रेरकत्व मान इसका कम होगा, प्रेरकत्व मान इसका कम होगा। तो ठीक दोनों एक दूसरे के वाइसी वर्सा हैं। जो हमारा कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है या आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार का होता है, जबकि रनिंग वाइंडिंग हमारा क्या होता है, मोटे तार का होता है। ठीक, स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो गहराई होती है वह कम होती है, जबकि रनिंग वाइंडिंग की गहराई क्या होती है, अधिक होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, जबकि रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, वो कम होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रेरकत्व मान होता है वह हमारा कम होता है, जबकि रनिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व मान जो होता है वह अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि इस वाइंडिंग का हमारा प्रेरकत्व मान अधिक है,
इस वाइंडिंग का प्रेरकत्व मान अधिक होने के कारण हमें पता है कि प्रेरकत्व या इंडक्टेंस के कारण जो हमारा करंट होता है वह लैग करता है, वोल्टेज हमारा लीड करता है। यहाँ पे देखिए यह प्रेरकत्व मान हमारा कम है जबकि इसका प्रतिरोध मान अधिक है, तो प्रेरकत्व मान कम होने के कारण यह भी हमारा क्या करेगा, यह भी हमारा लैग करेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आपको सिंगल फेज एसी सर्किट में बताया गया था कि कैसे लीड करता है, कैसे लैग करता है। तो उस स्थिति में क्या हो रहा था कि जैसे कैपेसिटर, जैसे हमें पता है कि किसी भी सर्किट में या कहीं भी पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज इसलिए किया जाता है कि इसकी वजह से जो करंट हमारा होता है लीड करने लगता है और वोल्टेज लैग करता है, जबकि इंडक्टर या प्रेरकत्व के कारण हमारे जो परिपथ में करंट होता है वह लैग करता है, वोल्टेज हमारा लीड करता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से तो चूंकि वैल्यू, अगर इंडक्टर की वैल्यू जितनी अधिक होगी वहाँ पे करंट के लैगिंग का जो एंगल है वह बढ़ता जाएगा। तो आरएम या मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग कारण जो हमारा लीडिंग एंगल है इसका होता है यह लगभग 40 से 45 डिग्री हो जाता है, लैग करता है। और इसकी वजह से हमारा 10 से 15 डिग्री लैग करता है, क्या, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। और कौन सी वोल्टेज होगी, वह सिंगल फेज एसी सप्लाई जो सोर्स वोल्टेज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका फेजर डायग्राम आपको हम समझाएं कि रनिंग करंट क्या है। यहाँ पे जैसे यह इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा वह मेन करंट या रनिंग करंट होगा, और इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा वह स्टार्टिंग करंट होगा। तो दोनों के बीच हम आपको बताएं कि फेजर डायग्राम या कौन सा करंट डोमिनेट करेगा और उसका फेजर डायग्राम का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, कैसे सिंगल फेज में हम रोटेटिंग फील्ड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको देखा जाएगा। इसका फेजर डायग्राम देखा जाए फेज स्प्लिट मोटर का, सिंगल फेज स्प्लिट मोटर में फेजर डायग्राम क्या होता है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो हमारा मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग होता है डायरेक्ट पैरेलल होता है या सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, जबकि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वह सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको बताया गया था कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग है यह मोटे तार का बना होता है जिसके प्रतिरोध का मान कम, प्रेरकत्व का मान अधिक है। अब प्रेरकत्व का मान जैसे ही अधिक होगा वह करंट को अधिक से अधिक लैग कराएगा। तो करंट के लैगिंग का जो फेज एंगल है, जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, लैग एंगल, वह क्या होगा, अधिक होगा। वहाँ पे आपको बताया गया था कि लगभग वो 35 से 40 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे फेजर डायग्राम देख सकते हैं कि यह सप्लाई वोल्टेज है। अब सप्लाई वोल्टेज के साथ IMW यानी मेन वाइंडिंग में जो करंट है उसको दिखाया गया है। V है सप्लाई वोल्टेज, IMW है रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग में करंट, IS क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग धारा, और जो I है वो परिणामी धारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे, मेन वाइंडिंग करंट यहाँ है, दोनों के बीच जो एंगल है वह 40 डिग्री है। और सप्लाई वोल्टेज यहाँ है ISW यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है यहाँ पे है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपको बताया गया था कि इसकी गहराई कम रखते हैं, इस वजह से इसका प्रतिरोध मान अधिक, प्रेरकत्व मान कम होता है। और प्रेरकत्व मान कम होने के कारण जो लैगिंग एंगल होगा वह भी कम हो जाएगा। लैगिंग एंगल का मान बढ़ जाता है किसमें, जब हमारा प्रेरकत्व का मान अधिक हो, लैगिंग एंगल बढ़ जाएगा, जैसे हमारा यह रनिंग वाइंडिंग में है या मेन वाइंडिंग में है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 डिग्री हो गया। अब दोनों का जब परिणामी लेंगे तो परिणामी देखिए क्या हो रहा है कि एक ही मोटर में हमारा, अब यह जो परिणामी एंगल है इसकी वैल्यू कम हो गई। दो प्रकार के फील्ड को हम महसूस कर सकते हैं। एक प्रकार का फील्ड हो गया जो कि 15 डिग्री लैग कर रहा है करंट वोल्टेज से, और दूसरा फील्ड हो गया हमारा 40 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से करंट। तो एक ही मोटर में, या कह सकते हैं कि एक ही की मोटर में हम दो प्रकार के लैगिंग एंगल को देखेंगे, तो वहाँ का जो परिणामी है या आई जो एंगल है वह हमारे सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाता है। इस वजह से हमारा जो सिंगल फेज एसी मोटर है अब सेल्फ स्टार्ट हो गया, इसके पहले नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारा सेल्फ स्टार्ट मोटर को बनाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी, और उसके लिए कम से कम 2 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। जबकि
हमारे यहाँ सिंगल फेज एसी मोटर, इसको हम सप्लाई देंगे सिंगल फेज, तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना नहीं संभव नहीं है। इसके लिए इसमें जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को दो भागों में स्प्लिट कर दिए, दो भाग में ब्रेक कर दिए और दोनों को हम क्या किए, अलग अलग सप्लाई से जोड़ दिए। सप्लाई से जोड़ने पर दोनों के कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। एक करंट से 40 डिग्री से वोल्टेज से लैग कर रहा है करंट, और दूसरी वाइंडिंग जो है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, वह वोल्टेज से 10 से 15 डिग्री लैग कर रहा है। अब एक ही मोटर में अगर एक ही वाइंडिंग में कि हम ऐसी व्यवस्था को देखें कि एक का करंट हमारा 40 डिग्री से लैग कर रहा है, दूसरे का हमारा 15 डिग्री से लैग कर रहा है, दोनों का परिणामी जो होगा करंट, वह उस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यह टोटल एंगल कितना है, 40 डिग्री, यह एंगल कितना है, 15 डिग्री। अब बीच वाली जो एंगल होगी, इसको अगर हम निकालना चाहें तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह टोटल 40 है। अब 40 में से यह माइनस करेंगे 15, तो यह कितना होगा, 25 डिग्री, यानी यह हो गया हमारा 25 डिग्री। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको देखिए फिर से, टोटल एंगल आपका यह 40 डिग्री है। ठीक है, अब इतना हमारा कितना हो जाएगा, यह 25 डिग्री हो गया, इतना हमारा 25 डिग्री हो गया। और जब इतना हमारा 25 डिग्री हो गया तो यह एंगल देखिए आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यह एंगल आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जो पहले 40 डिग्री हमारा लैग कर रहा था, वह लगभग हमारा 10 से 15 डिग्री अब लैग करने लगेगा। इस स्थिति में एक ही मोटर में हम दो प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को या दो प्रकार के फील्ड को महसूस कर सकते हैं। एक का फील्ड जो है वह करंट हमारा वोल्टेज से 40 डिग्री लैग कर रहा है, और दूसरे का जो फील्ड है वह 15 डिग्री लैग कर रहा है। इस वजह से हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि मोटर जब सेल्फ स्टार्ट हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा सर्किट से ब्रेक हो जाता है, सर्किट से हम उसको ऑफ कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को। अब यह जो आई है, यह इतना टार्क प्रोड्यूस करता है कि मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, DOR को हमें बदलना है। DOR क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। इसको अगर हमें बदलने की आवश्यकता होगी तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या DOR को बदलने के लिए फेज स्प्लिट मोटर में हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन है मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन है, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो टू इंटरचेंज मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग terminal to change the DOR। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सिर्फ हमें करना क्या है कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह सिंगल फेज एसी मोटर में वेरियस मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन था, जिसमें विधि थी वेरियस मेथड में। फर्स्ट टाइप का हम फेज स्प्लिट मेथड देख चुके। इसके बाद का जो मेथड है बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटर के यूज के द्वारा कैसे ही हम एक ही वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के में कैसे हम ब्रेक करके या उसको यूज़ कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उसको देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।